नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, उसकी परिभाषाएं तथा उसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं बुद्धि क्या है। देखिए दोस्तों, बुद्धि का अर्थ हम सभी बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा और समझ आदि के अर्थों में करते हैं। बुद्धि के द्वारा ही हम समस्याओं का समाधान करते हैं और उसमें सफल होते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कोई भी समस्या है उसको हम सुलझाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के द्वारा। वास्तव में बुद्धि क्या है? वास्तव में बुद्धि वह शक्ति है जो वस्तु तथा तथ्य को समझने में सहायता करती है। किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी तथ्य या कोई भी समस्या हो गई है, उसको समझने में, उसको सुलझाने में बुद्धि ही हमारी सहायता करती है। चलिए बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं। देखिए बुद्धि के प्रकार, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। एक है अमूर्त, ठोस बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। देखिए अमूर्त बुद्धि क्या होती है उसको हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अमूर्त बुद्धि जो है, इस बुद्धि के अंतर्गत चिन्ह, शब्द, सूत्र, अंक आदि से संबंधित समस्याओं को सुलझाने को शामिल किया गया है। यानी कि इस बुद्धि के जो बालक होते हैं वो शब्द, सूत्र, अंक आदि सभी समस्याओं को सुलझा लेते हैं आराम से। इस बुद्धि के सहारे व्यक्ति है जो वो शब्द तथा गणितीय संकेत व चिन्हों को आसानी से समझ सकता है। मतलब कि जिस व्यक्ति में ये बुद्धि होगी वह गणितीय संकेतों को, शब्दों को आसानी से समझ सकता है, उसको सुलझा सकता है। इस बुद्धि का संबंध पुस्तक ज्ञान से होता है। मतलब कि जो अमूर्त बुद्धि के जो बालक होंगे वो पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, पुस्तकीय ज्ञान के करीब होते हैं। मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ने का शौक होता है, पुस्तकों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। वे बुद्धि के द्वारा ही कार्य को सूक्ष्म तथा जो अमूर्त प्रश्न है उस पर चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। अमूर्त बुद्धि के बालक जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी का अर्थ होता है कि अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट ना करना। मतलब कि जो बालक अमूर्त बुद्धि के होते हैं वो अंतर्मुखी भी होते हैं कि अपने विचारों को वो किसी को भी एक्सप्रेस नहीं करते। वो अपने विचार, अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको भी वो अपने अंदर ही रखते हैं, अपने मन में ही रखते, किसी दूसरे को नहीं बताते हैं। अमूर्त बुद्धि के बालकों की शैक्षिक उपलब्धियां अलग होती हैं अन्य की अपेक्षा। मतलब कि जो मूर्त बुद्धि के बालक होते हैं, सामाजिक बुद्धि के जो बालक होते हैं, उनकी अपेक्षा अमूर्त बुद्धि के बालकों की जो उपलब्धियां हैं, शैक्षिक उपलब्धियां, वो अधिक होती हैं। देखिए अमूर्त बुद्धि के जो बालक होते हैं वो भविष्य में क्या बनते हैं? कवि बनते हैं, शायर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील और शिक्षक आदि बनते हैं। दोस्तों, इससे भी प्रश्न आता है कि कवि, शायर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील जो बालक होते हैं वो किस बुद्धि के बालक होते हैं? तो वो होते हैं अमूर्त बुद्धि के बालक। चलिए अगला देखते हैं, मूर्त बुद्धि। देखिए दोस्तों, मूर्त बुद्धि, अमूर्त का मतलब होता है जो सामने ना दिखाई दे, जो प्रत्यक्ष ना हो। अमूर्त होता है जो सामने दिखाई दे, मतलब कि जो प्रत्यक्ष हो। तो इस बुद्धि के जो बालक होते हैं वो यंत्र, मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता और रुचि दिखाते हैं। दैनिक कार्यों का प्रयोग करने में भी मूर्त बुद्धि का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो मूर्त बुद्धि वाले बालक होते हैं वो मशीनों से उनका ज़्यादा जुड़ाव होता है। मशीनों के कार्य, यंत्रों के कार्य वो आसानी से कर लेते हैं। यंत्र एवं मशीनों के कार्यों में विशेष योगदान भी होता है उनका। इस बुद्धि के बालक जो होते हैं वो प्रत्यक्ष एवं ठोस वस्तुओं से संबंधित विचारों की बहुलता होती है। मतलब कि जो मूर्त बुद्धि के जो बालक होते हैं वह प्रत्यक्ष या ठोस जो वस्तु होती है उससे संबंधित विचारों की उनके अंदर बहुलता होती है, बहुत सारे विचार होते हैं उस बारे में। देखिए मूर्त बुद्धि के जो बालक होते हैं वो इंजीनियर, मैकेनिक, मूर्तिकार, मिस्त्री, प्लम्बर आदि बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हमारा सामाजिक बुद्धि। देखिए सामाजिक बुद्धि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समाज से जुड़ा हुआ होगा ये व्यक्ति। देखिए इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे
को सही ढंग से समझता है। मतलब कि वो समाज में रहता है और समाज में वो एक दूसरे को जानने में इसी सामाजिक बुद्धि का प्रयोग करता है। इसमें व्यवहार कुशलता दिखाता है, मतलब कि उसके अंदर व्यवहार भी बहुत अच्छे से कुशल व्यवहार होता है उसके अंदर। इस प्रकार की जो बुद्धि के बालक होते हैं वो दैनिक जीवन में इसका रोज प्रयोग करते हैं। मतलब कि सभी के अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। आप जानते होंगे कि जैसे हम बाहर जाते हैं कहीं तो हम किसी ना किसी से बात करते हैं, घर के अंदर भी हम बात करते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी बात करते हैं, कहीं भी हम लोगों से बात करते हैं, समाज में जाते समाज में बात करते हैं, जुड़ते हैं हम उनसे, तो ये हमारी सामाजिक बुद्धि का प्रयोग होता है। इसके द्वारा लोग हैं वो समायोजन की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। इसके द्वारा जो लोग हैं वो समायोजन करते हैं, एक दूसरे के साथ समायोजन करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि सामाजिक परिस्थितियों के से समायोजन करने की क्षमता प्राप्त होती है। सामाजिक बुद्धि के बालक हैं जो वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। मतलब कि जो सामाजिक बुद्धि के जो बालक होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। अभी हमने पढ़ा जो अमूर्त बुद्धि के बालक होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, अपने विचारों को अपने मन में ही रखते हैं। परंतु जो सामाजिक बुद्धि वाले बालक होते हैं, समाज में जो ज़्यादा विचरण करते हैं, जो ज़्यादा समाज में मिलते जुलते रहते हैं लोगों से, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। अभी जब व्यक्तित्व वाला आप चैप्टर पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व वाले में बहिर्मुखी और अंतर्मुखी को और भी अच्छे से आप जान पाएंगे। देखिए जो बहिर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है कि अपने विचारों को प्रकट करता है दूसरों के सामने, अपने उसके अंदर जो भी विचार होते हैं मन में वो दूसरों को बताता है, अपने मन में वो नहीं रख सकता। देखिए सामाजिक बुद्धि के जो बालक होते हैं वो सफल व्यवसायिक, नेता और समाज सुधारक बनते हैं, क्योंकि ये लोग समाज से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग व्यवसायिक होते हैं, नेता होते हैं या फिर समाज सुधारक बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों देखिए बुद्धि जो होती है हमारी उसको प्रभावित करते, मतलब बुद्धि हमारी किस प्रकार की होगी ये हमारे जो ये कारक होते हैं यही निर्धारित करते हैं। देखिए बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, एक होता है वंशानुक्रम और एक होता है वातावरण। ठीक है दोस्तों, वंशानुक्रम तथा वातावरण इन दोनों की अंतःक्रिया ही बुद्धि को निर्धारित करती है। यानी कि जो बुद्धि है हमारी वो किस प्रकार की है ये वंशानुक्रम और वातावरण निर्धारित करता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वंशानुक्रम या वातावरण में सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहता है या सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है, तो वातावरण है जो वो पहले नंबर पर आएगा। पहले नंबर पर वातावरण आएगा, मतलब सबसे अधिक वातावरण प्रभावित करता है, उसके बाद वंशानुक्रम प्रभावित करता है। चलिए अगला है बुद्धि की विशेषताएं। देखिए दोस्तों सभी चीज़ों की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, लोगों की भी विशेषताएं होती है, उसी प्रकार से बुद्धि की भी विशेषताएं हैं। बुद्धि की क्या विशेषताएं हैं इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। साथियों इसको सारी चीज़ों को नोट करते चलिए। आपने पहले भी बुद्धि का चैप्टर पढ़ लिया होगा, ऐसा नहीं है कि आपसे अछूता रहा है, लेकिन आपने जो भी नोट्स बनाए हैं एक बार फिर से आप उनको इस वीडियो को देखते समय जो भी उसमें कमी रह गई है उसमें नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों नोट्स बनाते रहेंगे अगर साथ साथ में, तो आप जब राइट करते हैं ना अपने हाथों से जब लिखते हैं ना नोट्स को, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं अच्छे से बैठ जाता है और एग्ज़ाम टाइम में वो बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए दोस्तों साथ ही साथ इसको नोट को बनाते चलिए। देखिए बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं। बुद्धि होती है जो वो अमूर्त होती है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि अमूर्त होती है, ये इसकी विशेषता है, यानी कि बिल्कुल सही बात है। बुद्धि अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बुद्धि कहीं दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। तो बुद्धि दिखाई नहीं देती है लेकिन हम उसका प्रयोग अवश्य करते हैं। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि अमूर्त है। दूसरा बताया है कि बुद्धि है वो जन्मजात है। बिल्कुल जन्मजात योग्यता है। बुद्धि हमको जन्म से ही मिली है, जन्म से ही हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। तीसरा बताया है बुद्धि है वो परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही है, बुद्धि परिवर्तनशील होती है। मान लीजिए आप किसी टॉपिक पर विचार कर रहे हैं, आपने थोड़ी देर विचार किया, आपके विचार कुछ और थे लेकिन थोड़ी देर बाद आपके विचार बदल गए। मान लीजिए पहले आप नेगेटिव सोच रहे थे, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, या फिर पहले पॉजिटिव सोच रहे थे अब नेगेटिव सोच रहे हैं उसके बारे में। तो बुद्धि है वो परिवर्तनशील है, बुद्धि बार बार परिवर्तित होती रहती है।
फिर है इसके द्वारा व्यक्ति है वो अतीत के अनुभवों से लाभ उठा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति पहले सीख चुका है उस अनुभव से वो आगे उससे लाभ उठा सकता है। ये बुद्धि के द्वारा ही संभव है। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो अभी पहली बार सीटेट का पेपर दे रहे होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो पहले भी दे चुके होंगे, यूपी टेट का पेपर दे चुके होंगे और उन्होंने ये सारी पढ़ाई की होगी। तो आपकी बार जब आप पेपर देंगे ना, तो जो भी आपने पिछली बार पढ़ा था और जो इस बार पढ़ा है, दोनों मिलकर जो भी अतीत के जो अनुभव हैं, मतलब जो आपने पहले पढ़ा है, वो अनुभव भी अभी आपके साथ ही रहेंगे, आपकी बुद्धि में रहेंगे और वो एग्ज़ाम टाइम में काम आएंगे, मतलब कि आप उनका लाभ उठा पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाया जा सकता है। फिर देखिए अगला है, इसके द्वारा व्यक्ति है जो वो परिस्थिति को समझता है। किसको समझता है? परिस्थिति को समझता है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि ही हमारी परिस्थिति को समझने में सहायता करती है। यह है व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की सहायता करती है, मतलब कि नवीन परिस्थितियों में समायोजन करता है। चलिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए सीटेट का पेपर आपने पास कर लिया, आपने सुपर टेट का पेपर पास कर लिया है और आप एक टीचर बन गए। भगवान करें आप सभी टीचर बन जाएं, शिक्षक बन जाएं। तो दोस्तों मान लीजिए आपको कोई अलग ज़िला मिल गया है, पास का हो चाहे दूर का हो, लेकिन आपको अपना ज़िला नहीं मिला, दूसरा ज़िला मिला है और आपको वहाँ जाकर रहना पड़ता है। तो जब वहाँ पे आप रहेंगे, नवीन परिस्थितियों में जाएंगे, तो वहाँ पर समायोजन करने की जो शक्ति है वो कौन प्रदान करेगा? आपको बुद्धि प्रदान करेगी। तो बिल्कुल सही है वाक्य कि परिस्थितियों में समायोजन करने में सहायता करती है। फिर है जटिल समस्याओं को हल करने में, उन्हें सरल बनाने में सहायता करती है। जो जटिल जो मुसीबतें आती हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं, समस्याएं आती हैं हमारे सामने, उसको सरल भी बनाती है और उसको सरल करके उसका निपटारा भी करती है। कौन करती है? बुद्धि ही करती है। अब देखिए बालक और बालिकाओं की बुद्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता, ये विशेषता बताई गई है। बिल्कुल सही है। बालक और बालिका की बुद्धि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जो बालक की बुद्धि है और जो बालिका की बुद्धि है वो समान होती है। बुद्धि तो एक ही जैसी होती है, बस ये है कि उस पर वातावरण का या वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बुद्धि की परिभाषाएं। दोस्तों बुद्धि की परिभाषाएं बताई गई हैं। परिभाषाएं अवश्य पूछी जाती हैं, आप इनको भी नोट करते चलिएगा कि कौन सी परिभाषा किसने दी है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। देखिए बुद्धि अच्छी तरह निर्णय लेने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता बताई है। किसने बताई है? ये बर्ट महोदय ने बताई है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि है जो वो अच्छी तरह से निर्णय लेने में, समझने में और तर्क करने में सहायता करती है। ये बुद्धि है जो वो योग्यता है एक, जो निर्णय लेने में और तर्क करने में हमारी सहायता करती है, बर्ट महोदय ने कहा है। इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी अच्छे से याद हो जाएगा। आप जो भी नोट्स बनाते हैं उनको 2-3 बार रिपीट कर लीजिए। वीडियो हैं, आप मेरा वीडियो देखते हैं, किसी का भी वीडियो देखते हैं, 1 से 2 बार 3 बार उसको देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाए। अगला देखिए, सब प्रकार की परिस्थितियों में निर्वाह करने की सामर्थ्य बुद्धि है। मतलब प्रिंटर महोदय ने कहा है कि सब प्रकार की, मतलब सभी प्रकार की परिस्थितियों में निर्वाह कर लेने का जो सामर्थ्य हमारे अंदर है वही बुद्धि है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ महोदय ने बताया है कि बुद्धि है जो वो कार्य करने की एक विधि है, एक तरीका है। चलिए बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, ये कहा है गाल्टन महोदय ने। क्या कहा है? कि बुद्धि किसी चीज़ को पहचानने में, किसी कार्य को सीखने में जो शक्ति है, जो हम शक्ति लगाते हैं, वही शक्ति हमारी क्या है? बुद्धि है, ये गाल्टन महोदय ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ज्ञान अर्जन करने की क्षमता। जो ज्ञान को हम बाहर से कहीं से भी अर्जित करते हैं, समाज से अर्जित करते हैं, लोगों से अर्जित करते हैं, पुस्तकों से अर्जित करते हैं, वो ज्ञान अर्जित करने की जो क्षमता है वही बुद्धि है, ये भी कहा है वुडवर्थ ने। चलिए आगे देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से लिख लीजिए नोट्स में और इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बुद्धि है जो उन्होंने बताया है एक कारक सिद्धांत। सबसे पहला है जो वो एक कारक सिद्धांत है, ये दिया है विनय ने। इसके जो
प्रतिपादक हैं वो हैं विनय, और टर्मेन तथा स्टर्न जो हैं वो इनके सहायक थे। अब पूछा जाता है आपसे निरंकुशवादी सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों निरंकुशवादी सिद्धांत वही है जो एक कारक तत्व सिद्धांत है। चाहे आप एक कारक तत्व सिद्धांत कह लीजिए, चाहे निरंकुशवादी सिद्धांत कह लीजिए, चाहे एक खंड का सिद्धांत कह लीजिए, चाहे एक तत्व सिद्धांत कह लीजिए, सभी विनय ने प्रतिपादित किए हैं। मतलब इसके अलग अलग नाम हैं, इन अलग अलग नामों से ये पूछा जाता है। कंफ्यूज करने के लिए बड़े ही तरीकों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला, द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत जो है वो दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। द्विखंड सिद्धांत, इसी को द्विखंड सिद्धांत कहते हैं। जी फैक्टर कहते हैं, एस फैक्टर कहते हैं, जी कारक, जी एस कारक और सामान्य तथा विशिष्ट कारक कहते हैं। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, या फिर दो बुद्धि का सिद्धांत, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। जो स्पीयरमैन है उन्होंने कहा था कि बुद्धि है वो दो कारकों से बनी हुई है। एक उन्होंने बताया सामान्य और एक बताया विशिष्ट। सामान्य को जी फैक्टर कहते हैं और जो विशिष्ट है उसको एस फैक्टर कहते हैं, यानी कि स्पेशल फैक्टर। चलिए आगे देखते हैं। स्पीयरमैन ने फिर से संशोधन किया और बताया कि त्रिकारक सिद्धांत होते हैं। जो बुद्धि होती है वो तीन कारकों से बनी हुई है। इसी को देखिए दोस्तों, त्रिकारक कह लीजिए या त्रितत्व कह लीजिए या फिर त्रिखंड सिद्धांत कह लीजिए, सारा किसका है? स्पीयरमैन का। यानी कि द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन का है। फर्स्ट वाला जो है वो विनय का है, पहला कारक या एक खंड वाला विनय का है, लेकिन द्विकारक और त्रिकारक है ये स्पीयरमैन का है। ठीक है, इन्होंने स्पीयरमैन ने जब त्रिकारक सिद्धांत बताया तो इन्होंने कहा एक सामान्य फैक्टर होता है, सामान्य कारक होता है यानी कि जी। ठीक है, और दूसरा उन्होंने विशिष्ट पहले ही बता चुके हैं, एक होता है एस। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के उन्होंने जो तीसरा कारक बताया वो होता है सामूहिक कारक। मतलब कि इन दोनों के मिलने से जो बीच का एक वो बनता है, यही होता है सामूहिक कारक। उन्होंने तीन कारक बताए, यानी कि त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है, त्रितत्व स्पीयरमैन का है, त्रिखंड स्पीयरमैन का है और द्विखंड वाला भी स्पीयरमैन का ही है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है त्रितंत्र। अब दोस्तों देखिए, त्रितंत्र सिद्धांत और जो त्रिकारक सिद्धांत है ये दोनों अलग हैं। त्रितंत्र जब आपसे पूछा जाएगा तब आपका रॉबर्ट स्टेनबर्ग हो जाएगा। त्रितंत्र का जो सिद्धांत दिया है वो रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया है। इन्होंने बताया है विश्लेषणात्मक, एक होता है विश्लेषणात्मक और एक सृजनात्मक, फिर व्यवहारिक। ठीक है, तीन इन्होंने बताए हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक कारक बताए हैं। विश्लेषणात्मक में क्या होता है दोस्तों? विश्लेषणात्मक में इस बुद्धि का जो बालक होता है वो समस्याओं को कई भागों में मतलब कि तोड़कर, छोटे छोटे भागों में तोड़कर समस्या का समाधान करता है, यानी कि विश्लेषण करके वो समस्या का समाधान करता है। दूसरा सृजनात्मक होता है। इसमें क्या होता है? समस्याओं का समाधान, इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, जो त्रिकारक सिद्धांत है, इसमें समस्याओं का समाधान सृजनात्मक तरीके से किया जाता है। तीसरा है व्यवहारिक। व्यवहारिक जो इस तरह के जो व्यवहारिक जो बुद्धि होती है उसमें क्या होता है? सूचनाओं का प्रयोग करके सफल होने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि जो व्यवहारिक होते हैं, जो व्यवहारिक कार्य होते हैं, उनसे सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, समाज से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और फिर उसके बाद समस्याओं का समाधान किया जाता है। यानी कि त्रितंत्र का जो सिद्धांत है वो रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया है। चलिए आगे देख लीजिए, बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत जो है इसी को बालू का सिद्धांत कहा जाता है, परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है, और ये दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। इन्होंने कहा कि जो सिद्धांत है उसमें जो बुद्धि है वो कई कारकों से बनी है, मतलब उसमें बहुत सारे कारक हैं। तो बहुकारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया? वो दिया थॉर्नडाइक ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं।
अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। उन्होंने कहा बुद्धि है जो वो एक से नहीं बहुत सारे कारकों से बनी हुई है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। देखिए इनके अनुसार क्या होती है कि जो बुद्धि है उसका कोई भी एक तत्व नहीं है, बल्कि कई सारे भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। इन्होंने कहा कि कई प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है और समाधान को खोजने में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां हैं, वो आपस में अंतःक्रिया करती हैं और समाधान करती हैं, किसी भी समस्या का समाधान खोजती हैं। तो उन्होंने कहा बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। अगला देखिए समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत ये दिया है थर्स्टन ने, लुई थर्स्टन इनका पूरा नाम था। लुई थर्स्टन ने समूह कारक का सिद्धांत दिया है। चलिए आगे देख लीजिए। इनके अनुसार जो बुद्धि है वो 7 योग्यताओं का समूह होती है। उन्होंने क्या कहा? थर्स्टन ने कहा कि जो बुद्धि है वो उसमें 7 प्रकार की योग्यताएं होती हैं, 7 योग्यताओं का समूह होता है। उन्होंने इसके 7 प्रकार के कारक बताए हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए उन्होंने बताया है शाब्दिक योग्यता। क्या बताया उन्होंने? शाब्दिक योग्यता बताया। और बताया उन्होंने संख्यात्मक योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, स्थानीय योग्यता, तर्क योग्यता, स्मृति योग्यता और प्रत्यक्षीकरण योग्यता। दोस्तों इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि वो पूछ लेंगे आपसे कि थर्स्टन ने 7 कारक बताए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो जब आप इनको पढ़े रहेंगे, जब नोट किए रहेंगे, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा कारक उन्होंने नहीं बताया है। या फिर कुछ अलग दे दिया उन्होंने और एक कारक इनका दे दिया, तो पूछा कि कौन सा उनका कारक है, तो भी आप आसानी से बता सकेंगे। तो चलिए दोस्तों इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे है तरल ठोस सिद्धांत। ये दिया है आरबी कैटल ने। किसने दिया है? आरबी कैटल ने। इसी को फ्लूइड तथा क्रिस्टल सिद्धांत भी कहते हैं। फ्लूइड तथा क्रिस्टल सिद्धांत अगर पूछा जाए आपसे तो किसने दिया है? आरबी कैटल ने दिया है। इन्होंने ठोस बताया है वंशानुक्रम को, तरल जो उन्होंने बताया है, तरल बताया है वंशानुक्रम को और ठोस बताया है वातावरण को। ठीक है, तरल जो क्या है? तरल है वंशानुक्रम और जो ठोस है वो वातावरण। इसीलिए तरल ठोस सिद्धांत आरबी कैटल का है। देखिए आगे त्रिआयामी सिद्धांत। अब देखिए इसमें त्रिआयामी सिद्धांत, देखिए दोस्तों इसमें त्रिखंड का सिद्धांत है, जो त्रितंत्र सिद्धांत है और त्रिआयामी सिद्धांत, ये सारे अलग अलग हैं, इनको मिक्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। त्रिआयामी सिद्धांत को ही त्रिविमीय सिद्धांत भी बोलते हैं, बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं। जैसे कि पहला इन्होंने बताया है संक्रिया। ठीक है दोस्तों, संक्रिया में इन्होंने पहला बताया है संज्ञान। संज्ञान क्या होता है? यह अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, संक्रिया होती है। इसके अंतर्गत अन्वेषण आता है, पुनः अन्वेषण आता है और सूचनाओं का प्रत्याभिज्ञान आता है। दोस्तों प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है सत्यता। क्या होता है? सत्यता। जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसकी सत्यता जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब कहाँ तक सत्य है। तो संज्ञान है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। अब अगला जो आपका जो वीडियो में हम बनाने वाले हैं उसमें हम सारे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, दूसरा उन्होंने बताया स्मृति। स्मृति क्या होती है? जो भी प्रत्याभिज्ञान हुआ है, मतलब जो भी सत्यता हमने प्राप्त की है उसको अपनी स्मृति में धारण करना। ठीक है, स्मृति कहलाता है। फिर इन्होंने बताया है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या है? यह संक्रिया प्रायः सृजनशील संभवता में पाई जाती है, मतलब जो सृजनशील होता है वो अपसारी चिंतक होते हैं। इस मानसिक संक्रिया के अंतर्गत व्यक्तियों के चिंतन में विविधता व
विशुद्धता पाई जाती है। ठीक है, विविधता पाई जाती है, विशुद्धता पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है संक्रिया का। देखिए चौथा बताया है अभिसारी चिंतन। अभिसारी जो चिंतन है ये पूर्व की जो सूचनाएं होती हैं, जो पूर्व का जो डाटा होता है हमारे बुद्धि में, उसके आधार पर नवीन सूचनाओं का हम निर्माण करते हैं। ठीक है, पूर्व की सूचना के आधार पर ही अनुक्रिया करते हैं और नए हम निर्माण करते हैं, उसको हम अभिसारी चिंतक कहते हैं। ये भी इन्होंने उसका संज्ञान का बताया है पार्ट। अब देखिए पांचवा बताया है मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है, गुण और दोष परखे जाते हैं। जो मूल्यांकन होता है उसमें गुण और दोष परखे जाते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी जो संक्रिया है उसका पार्ट है। चलिए आगे देखिए विषय वस्तु। दूसरा उन्होंने बताया है विषय वस्तु। क्या बताया है, विषय वस्तु बताया है। विषय वस्तु के अंतर्गत उन्होंने, अब इनको देखिए, उनको तो हमने समझ लिया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमने जान ली, लेकिन इनको सिर्फ ऐसे ही पढ़ लीजिए, आप नोट कर लीजिए। विषय वस्तु के अंतर्गत आता है आकृति संबंधी, प्रतीकात्मक विषय आता है, शब्दार्थ विषय आता है, व्यवहारात्मक जो विषय है वो आता है। चलिए फिर तीसरा उन्होंने बताया है उत्पाद। तीसरा जो बताया है वो बताया है उत्पाद। इसमें इकाइयां हैं, वर्ग हैं, संबंध हैं, व्यवस्थाएं हैं। इसके अंतर्गत पांचवा है निरूपण और अभिग्रस्तताएं, ये उसके पार्ट बताए हैं। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है प्रतिदर्श का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है वो बताया है, इसी को न्याय दर्श का सिद्धांत भी बोला जाता है। ये बताया है थॉमसन ने। किसने बताया है, थॉमसन महोदय ने बताया है। अगला है पदानुक्रमित सिद्धांत। पदानुक्रमित सिद्धांत ये बर्ट और बर्नन का है दोस्तों। यहाँ पे बर्नन आएगा, ये गलती से लिख गया है, बर्ट और बर्नन का है। किसका है, बर्ट और बर्नन का। इसी को क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहते हैं, या पदानुक्रमित सिद्धांत कह लीजिए या क्रमिक महत्व का सिद्धांत कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। चलिए आगे देखते हैं बुद्धि का और खा। क्या है, बुद्धि का और खा, ये दिया गया है हैब ने। दोस्तों इसी को ए भी बोलते हैं, बुद्धि ए एंड बी। बुद्धि ए एंड बी का सिद्धांत किसने दिया है, तो हैब महोदय ने दिया है। बुद्धि का और खा का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी हैब महोदय ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसमें बुद्धि का जो मापन है उसका कोई भी टॉपिक नहीं डाला है। इसमें बुद्धि के मापन के बारे में नहीं बताया है, लेकिन अगला एक आपको वीडियो बुद्धि के मापन पर बन जाएगा, जो आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों बुद्धि मापन की विधियां हैं जो, उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं सूत्र भी हैं उसके, और उसकी बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं, वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। वो सारे हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था, यहीं पर समाप्त किया जाता है इस वीडियो को। अगले वीडियो में हम बुद्धि परीक्षण से संबंधित और कई सारे क्वेश्चंस जो हैं बुद्धि से रिलेटेड वो भी लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबा लें, ताकि आपको हमारे वीडियो हैं जो समय समय पर मिल सके। दोस्तों आप सीटेट की तैयारी अच्छे से करते रहिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए, नोट्स बनाते रहिए और बिल्कुल आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।